कल्याणी लाल साड़ी में सिकुड़ी हुई अपने पति और नंद के बीच बैठी हुई है। उसके चेहरे पर घबराहट है और ट्रेन के शोर के बीच उसके मन में अपनी सहेलियों की बातें गूंज रही हैं। मेरा रेलवे स्टेशन वाला ससुराल। कल्याणी की यादें उसे कुछ दिन पीछे उसके मायके ले जाती हैं। कल्याणी का मायका एक बहुत ही गरीब पिछड़े हुए गांव में है। कल्याणी उस दिन सलवार सूट पहने खेत में कुएं से बैलों की मदद से रहट से पानी निकालकर सिंचाई कर रही थी। तभी उसकी सहेली निशा दौड़ती हुई उसके पास आती है। ए कल्याणी, बताना तेरा वो रेलवे स्टेशन वाला ससुराल कैसा है? क्या तेरे सभी ससुराल वाले ट्रेन के डिब्बों में रहते हैं या रेलवे स्टेशन में ही घर बना हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा रेलवे स्टेशन वाला ससुराल कैसा है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मेरी शादी रेलवे स्टेशन वाले ससुराल में तय हुई है। खेत से काम करके कल्याणी जब शाम को घर आती है तो सूखी घास फूस की कच्ची झोपड़ी है और आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। तभी उसकी दूसरी सहेली पायल उसके पास आ धमकती है। सुन रही कल्याणी, जब से तेरी उस रेलवे स्टेशन वाले ससुराल में शादी तय हुई है, मेरे दिमाग में तो बस एक ही सवाल घूम रहा है, तेरा गृह प्रवेश कहाँ होगा? ट्रेन की पटरियों पर या ट्रेन के डिब्बे में? तू मुझे परेशान मत कर पायल, जा यहाँ से अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दे। अरे बता ना, गृह प्रवेश कहाँ करेगी और तेरी पहली रसोई कहाँ बनेगी? प्लेटफॉर्म पर? जैसे तू आज तक कभी रेलवे स्टेशन नहीं गई है ना, वैसे ही मैं भी कभी नहीं गई। बस तेरी तरह ही मैंने भी रेलवे स्टेशन का नाम ही सुना है आज तक। झोपड़ी के अंदर से उन दोनों की बातें सुन रही कल्याणी की माँ गीता आवाज लगाती है। ये कल्याणी, तू किससे बतियाने लग गई रे? जल्दी से झाड़ू लगा, अभी चूल्हा फूंक कर खाना भी बनाना है। गीता की आवाज सुनकर पायल वहां से भाग खड़ी होती है और कल्याणी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगती है। फिर अगले दिन की सुबह जब कल्याणी अपनी कमर पर मिट्टी का मटका टिकाई नदी किनारे पानी भरने जा रही थी, तभी उसकी तीसरी सहेली शिवानी उसकी दोनों सहेलियों निशा और पायल के साथ उसे नदी के किनारे तीनों तरफ से घेर कर खड़ी होती हैं। अच्छा कल्याणी, एक बात बता, क्या तू अपने उस रेलवे स्टेशन वाले ससुराल में भी ऐसे ही नदी किनारे मटका लेकर पानी भरने जाएगी? अरे यार, तुम तीनों ने मेरी जान क्यों खा रखी है? मुझे कैसे मालूम होगा ये सब? जब तुझे अपने ससुराल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था तो फिर तू रेलवे स्टेशन वाले ससुराल में शादी करने के लिए मान कैसे गई? मैं कहाँ मानी, वो तो मेरे बाबूजी और अम्मा मान गए, क्योंकि लड़का रेलवे स्टेशन में काम करता है। बाबूजी का कहना है कि मैं गरीब की बेटी हूँ, वहाँ जाकर कम से कम मेरी जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी, मुझे 2 वक्त की रोटी तो सुकून से मिलेगी। मटके में पानी भरकर कल्याणी अपने घर की तरफ चल देती है। देखते ही देखते दिन बीतते हैं और कल्याणी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कल्याणी का मंडप साल की बल्लियों, बांस, जामुन और आम की पत्तियों से सजता है। कल्याणी की बारात नजदीकी शहर के रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आती है और फिर वहां से बैलगाड़ियों में उसके घर तक। गांव वालों की भीड़ में खड़ी कल्याणी की तीनों सहेलियां निशा, पायल और शिवानी बैलगाड़ी में बारात देखती हैं। और अरे, हम तो सोच रही थी कि कल्याणी की बारात ट्रेन में यहाँ तक आएगी, लेकिन दूल्हा राजा तो बैलगाड़ी में चल रहे हैं। हाँ, वो तीनों मजाक ही कर रही हैं। फिर सभी बारातियों का स्वागत गांव वाले पूरी गर्मजोशी से करते हैं और फिर सजे मंडप में लाल जोड़े में कल्याणी अपने दूल्हे सतीश के साथ 7 फेरे लेती है। 90s के दशक में गरीब की बेटी की विदाई बस या कार नहीं बल्कि एक सजी हुई बैलगाड़ी पर होती है। कल्याणी की आंखों में आंसू हैं। कल्याणी की तीनों सहेलियां निशा, पायल और शिवानी रोती हुई उसके पास खड़ी हैं और कल्याणी की माँ गीता रोते हुए बैलगाड़ी के पास आती है। बेटी, अपने उस बड़े रेलवे स्टेशन वाले ससुराल में जाकर हम गरीब माँ बाप को भूल मत जाना। नहीं अम्मा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। समय समय पर चिट्ठी लिखती रहना, वहाँ अच्छे से रहना और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना। और हाँ, रेलवे स्टेशन वाले अपने ससुराल में जाकर अपनी सहेलियों और उनके सवालों को भूल मत जाना। फिर बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की धूल भरी पगडंडियों से आगे बढ़ जाती है और पास के शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कल्याणी के ससुर निर्मल, कल्याणी का पति सतीश और नंद कलावती उसे अपने साथ ट्रेन की बोगी में बिठाते हैं। सभी बाराती भी उसी बोगी में सवार हो जाते हैं। देखते ही देखते बोगी खचाखच भर जाती है और स्टीम विसल के बाद ट्रेन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर स्टीम विसल की आवाज सुनकर सुहानी अपनी यादों में बाहर आती है। ट्रेन एक बड़े शहर के स्टेशन पर रुकती है। कल्याणी का पति सतीश उसे आवाज देता है, चलो कल्याणी उठो, हमारा स्टेशन आ गया। कल्याणी उस भीड़ में अपनी साड़ी और खुद को संभालते हुए सतीश के पीछे पीछे ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेशन पर बोगी के अंदर से भी ज्यादा भीड़ है। उतरने और चढ़ने वालों की आपाधापी मची है। इसी धक्का मुक्की में कल्याणी का हाथ सतीश से छूट जाता है और ट्रेन से उतरने वालों की भीड़ कल्याणी को एक तरफ धकेल देती है और ट्रेन में चढ़ने वालों की भीड़ सतीश को दूसरी तरफ ले जाती है। इसी तरह सतीश के पिता और बहन भी हो जाते हैं। अपने पति का हाथ छूटते ही कल्याणी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। जी सुनिए, कहाँ हैं आप? कल्याणी अपनी नंद को भी भीड़ में ढूंढने की कोशिश करती है। दीदी, मैं इधर हूँ,
कोई मुझे सुन रहा है? देखो मैं इधर हूँ। उसकी आवाज स्टेशन के शोरगुल में दब जाती है क्योंकि चारों तरफ से आवाजें आ रही होती हैं। कुली चिल्ला रहे हैं, कुली कुली कुली। चाय वाले आवाज लगा रहे हैं, चाय चाय गर्म चाय। और समोसे वाले की आवाज गूंज रही है, समोसे गरम समोसे। इतना शोरगुल और भीड़ देखकर कल्याणी एकदम से सहम जाती है और डर के मारे अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है। तभी एक बुजुर्ग यात्री सोनी उसके पास आती है। बेटी जरा बताओगी ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? फिर दूसरा यात्री उसके पास आता है। अरे बहन जी, मुझे मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी है, किस प्लेटफॉर्म से मिलेगी? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। भीड़ के साथ कल्याणी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल कोने तक पहुंच जाती है और जहां कल्याणी के साथ उसका पति, ससुर और नंद उतरे थे, वो तीनों वहीं आसपास कल्याणी को ढूंढने की नाकाम कोशिश करके थक जाते हैं। अरे राम राम, बहू कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रेन से उतर ही ना पाई और ट्रेन के साथ ही चली गई हो? अगर ऐसा हुआ होगा तो पता नहीं बेचारी का क्या हाल होगा। अनजान लोगों के बीच में हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। पिताजी आप परेशान होकर ज्यादा मत सोचिए, कल्याणी इसी स्टेशन में ही उतरी है, मेरे पीछे ही थी, ढूंढिए यहीं कहीं होगी। अरे भैया, इतनी भीड़ में हम नई नवेली भाभी को कहाँ ढूंढेंगे? इस भीड़ में तुम्हारी भाभी ने ही लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ है, तो उसे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तुम बस लाल साड़ी पर ध्यान दो। सतीश, कलावती और निर्मल मिलकर अपनी तरफ के स्टेशन का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन कल्याणी उन्हें नहीं मिलती। उधर कल्याणी भीड़ के धक्कों के साथ बहती हुई स्टेशन के बिल्कुल दूसरे छोर पर एक सुनसान कोने में बेंच पर बैठकर रोने लगती है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और स्टेशन की भीड़ छटने लगती है। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर विनय की नजर उस पर पड़ती है। विनय कल्याणी के पास जाता है और अरे तुम कौन हो और यहाँ शाम के समय लाल जोड़े में क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारे ऐसे रेलवे स्टेशन में अकेले रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं कहाँ जाऊं बाबूजी? रोते हुए कल्याणी शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ वो बात बताती है। अच्छा, रो मत बेटी, शांत हो जा। मुझे अपने पति का नाम बता, मैं अनाउंसमेंट करवा देता हूँ। क्या नाम है तुम्हारे पति का? हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते बाबूजी। अरे अब नाम ही नहीं बताओगे तो मैं ढूंढूंगा कैसे? वहीं दूसरी तरफ सतीश मायूस होकर अपने पिता और बहन के साथ एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी उसकी जान पहचान वाला टीटी नरेंद्र वहां पहुंचता है। अरे क्या हुआ बेटा सतीश, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम तो गांव बारात लेकर गए थे ना, तुम्हारी नई दुल्हन कहाँ है? चाचा, आया तो दुल्हन के साथ ही था, लेकिन इस कमबख्त भीड़ भाड़ में वो स्टेशन पर कहीं खो गई। तो यहाँ परेशान होकर बैठने से क्या होगा? ये मेरे साथ उसके नाम के अनाउंसमेंट ही करवा दो। सतीश खड़ा ही होता है कि तभी उसे सामने से स्टेशन मास्टर विनय कल्याणी को साथ लेकर आता हुआ दिखाई देता है। कल्याणी दूर से ही अपनी नंद को देख लेती है और दौड़कर उसके गले लग जाती है। आप सब मुझे अकेले यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए थे? भाभी, हम आपको छोड़कर नहीं गए थे, भीड़ भाड़ में हम सब अलग हो गए थे। अब से ध्यान रखना, इस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन में कभी भी मेरा या भैया का हाथ मत छोड़ना। सतीश विनय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टेशन मास्टर साहब, आपने मेरी पत्नी को सही समय पर हमारे पास ला दिया, नहीं तो न जाने वो बेचारी संजान रेलवे स्टेशन पर कहां कहां भटकती और उसके बिना हम क्या करते, उसके घर वालों को हम क्या मुंह दिखाते। सतीश और उसका परिवार कल्याणी को लेकर क्वार्टर पहुंचता है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही बने हुए हैं। क्वार्टर के अंदर हॉल में सतीश की मां अंजू थकी हारी बैठी है। उन तीनों के कदमों की आहट सुनते ही वो झट से उठकर बाहर आती है। मैं सुबह से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे तुम सब? अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि अपनी रेलवे कितनी देर से चलती है, बस ट्रेन आउटर पर 10 घंटे खड़ी रह गई थी। निर्मल अपने बेटे सतीश के कान में फुसफुसाता है। देख सतीश, अगर तेरी माँ को यह सच बता दिया कि नई बहू स्टेशन पर खो गई थी तो वो हजारों सवाल करने लगेगी और बेवजह बखेड़ा खड़ा करेगी। इतना बोलकर निर्मल अपनी बेटी कलावती के साथ क्वार्टर के अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे अंजू भी हॉल में आती है और पूजा की थाली सजाकर लाती है और दरवाजे पर खड़े सतीश और कल्याणी की आरती उतारती है। फिर दहलीज पर चावल से भरा स्टील का कलश रख देती है। आओ बहू, अंदर आओ, गृह प्रवेश करो। कल्याणी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। हे भगवान, गांव में तो मैंने सोचा था कि मेरा गृह प्रवेश ट्रेन के डिब्बे में होगा, लेकिन गृह प्रवेश तो बिल्कुल असली और पक्के घर में हो रहा है। कुछ कहा तुमने? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं कहा। बहू, ट्रेन के सफर से तुम बहुत थक गई होगी, जल्दी से खाना खाकर आराम कर लो। सुबह उठकर तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म भी तो पूरी करनी है, अपने रेलवे स्टेशन वाले ससुराल में।
अंजू सतीश और निर्मल को हॉल में ही खाना परोसती है और कलावती कल्याणी को उसके कमरे में ले जाकर खाना परोसती है। फिर कल्याणी और कलावती साथ में ही खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद कल्याणी के सास ससुर हॉल में सो जाते हैं, उसकी नंद दूसरे कमरे में और कुछ देर बाद उसका पति उसी कमरे में आ जाता है। सतीश जैसे ही कमरे में आकर चारपाई पर बैठता है, चारपाई पर बैठी कल्याणी उसके पास सरकती है और स्टेशन पर तुम सबसे अलग होकर मैं कितना डर गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। अरे जितना तुम डरी थी उतना ही मैं भी डर गया था कल्याणी। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम इस अनजान शहर में कहाँ जाओगी, क्या करोगी। अगर तुम नहीं मिलती तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता। अच्छा हुआ तुम मुझे सुरक्षित मिल गई। तुम्हें पता है आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार रेलवे स्टेशन देखा है और पहली बार ट्रेन में बैठी हूँ। अच्छा अभी तुम आराम से सो जाओ, कल से मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन और अच्छी तरह से दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी कि रेलवे स्टेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। सतीश लेट जाता है। कल्याणी भी लेटकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद क्वार्टर के बिल्कुल पास से एक भारी मालगाड़ी गुजरती है। ट्रेन के इंजन की तेज छुक छुक और सीटी की आवाज से कल्याणी घबराकर उठ बैठती है। क्या हुआ, सो जाओ तुम। जैसे मेरी आंख लगती है वैसी ट्रेन की आवाज आने लगती है। ऐसे शोर में भला मुझे नींद कैसे आएगी। रात भर यही सिलसिला चलता रहता है। जैसे ही कल्याणी की आंखें बंद होने लगती हैं, कोई ना कोई ट्रेन तेज आवाज करती हुई गुजर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। आखिरकार सुबह के 4 बजे जाकर उसे नींद आ जाती है। कल्याणी की कहानी यहाँ तक पहुंचती